हेलो बच्चों, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब बहुत बढ़िया होंगे और रिगरसली सभी वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे और साथ के साथ में सपोर्टिव क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ऐसा मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ और मुझे मालूम है कि आप अच्छे से सारा काम अपना निपटा रहे हैं, कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक रेगुलर डिसिप्लिन को मेंटेन करें, है ना भाई। और वो रेगुलर डिसिप्लिन अगर आपका रहेगा तो आप देखेंगे कि उसके जो फायदे हैं वो देख भी रहे होंगे आप, और आगे भी आपको अकॉर्डिंगली उसी तरह की चीज़ें दिखती जाएंगी। जितना मटेरियल मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपको होमवर्क दे रहा हूँ और जो शीट दे रहा हूँ और जो क्लास इलिस्ट्रेशंस ले रहा हूँ, वो मोर देन एनफ है, सफिशिएंट है। उसके साथ केवल जो सपोर्टिव चीज़ें आपने और करनी है अपनी तरफ से, अगर आप कुछ करना चाहें, बच्चे मैसेज और फोन करके पूछते हैं सर ये किताब कर रहे हैं वो किताब कर रहे हैं, तो जो सबसे पहली चीज़ आपने हमारे मटेरियल के अलावा करनी है वो लास्ट 40 ईयर्स के आईटी के क्वेश्चन करने हैं, जो कि मैं शुरू से समझा रहा हूँ। जो टॉपिक जैसे पूरा हो जाता है उसके बाद आप लास्ट 40 ईयर्स के पेपर्स को देखें और एक बार एनसीईआरटी से जरूर से उस टॉपिक को पढ़ लें। तो जितने टॉपिक पूरे हो गए हैं उनको जरूर से आप जब जब भी आपका मन करे तब आप एनसीईआरटी से उस टॉपिक को देखें, एनसीईआरटी क्या कह रही है उसको समझें और अंडरलाइन करें, है ना। हाईलाइटर से अंडरलाइन करें उन चीजों को जो थोड़ी सी फैक्चुअल नेचर की हैं, इंफॉर्मेटिव हैं, उनको आप अंडरलाइन करें। और फिर उसको जो सिलेक्शन डायरी है या जो भी आप नोट्स बना रहे हैं उसमें अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो उसको आप लिख लें। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यूज बिटवीन सरफेसेस, सीमेंट के लिए क्या होगी, और अगर कोई वुडन सरफेस है और सीमेंट है उसके लिए क्या होगी। तो ऐसे कभी कभी टेबल्स और इस तरह की चीजें एनसीईआरटी में बनी होती हैं, या इवन एचसी वर्मा में भी कभी कभी वो फैक्चुअल चीजों की बात करता है। तो एक बार अगर आप अपने से उसको देख लेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, है ना। आईटी जाने के लिए जो एनालिटिकल एबिलिटीज हैं और खुद से जो मेहनत करने का जज्बा है वो है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी। तो जब आप किसी को ज्वाइन करते हैं, जैसे किसी कोचिंग को ज्वाइन करते हैं या आप ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं, तो एक तरीके से या एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये थोड़ा सा डिट्रीमेंटल होता है, क्योंकि थोड़ा सा स्पून फीडिंग होने लगती है। आपको सारी चीजें हम समझा देते हैं तो फिर आपके पास करने को कुछ बचता नहीं है, आपके पास खुद से खोजने को कुछ खास ज्यादा बचता नहीं है। सब चीजें तो करा दी जाती हैं, सब कुछ आपको बता दिया गया है, तो आपको केवल उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है तो ही आपका काम हो जाएगा। पर उसमें कहीं ना कहीं वो जो डिस्कवरी का मजा होता है ना, वो जो खुद से चीजों को ढूंढने का मजा होता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लैक करता है। तो कुछ चीजें जो इन्फॉर्मेटिव नेचर की है वो मैं हमेशा छोड़ दूंगा, सो दैट आपको वो खोजने का मजा मिले। हेंस एनसीईआरटी को तो आपको बाइबल की तरह, है ना, गीता की तरह या कुरान की तरह आपको फॉलो करना है टॉपिक पूरा हो जाने के बाद। और एचसीवी की भी जो थ्योरी है उसको भी साथ के साथ में पढ़ना है। जब भी आपके लेजर मोमेंट हो, जब आपको उतनी मेहनत करने का मन नहीं कर रहा है, तो जैसे हम कोई नॉवल उठा लेते हैं इस तरीके से आप उसको उठा लें और रीड करें और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको अंडरलाइन करें, सो दैट जब भी आप नेक्स्ट टाइम रिवीजन करें वो जो हाईलाइटेड स्पॉट्स हैं, वो जो हाईलाइटेड लाइंस हैं, आप उन हाईलाइटेड लाइंस को ही केवल पढ़ें। मैं जब खुद स्टूडेंट था तो मैं पेंसिल से मार्क कर लेता था और फिर उन्हीं जब नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करता तो बस उन्हीं चीजों को पढ़ता था। उससे बड़ा फायदा आपको हो जाएगा और वो धीरे धीरे 4-5 बार जब आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगी तो वो आपको जहन में, आपके मन में अच्छे से बैठ जाएंगे, फिर आप उनका इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। ठीक है जी। वैसे आप बहुत फॉर्चुनेट हैं, बहुत लकी हैं कि आप इतने अच्छे टीचर से, इतने अच्छे सिस्टम के साथ आप जुड़े हुए हैं, जो एनीवे आपका 90% काम तो वैसे ही सॉल्व हो गया है। अब आप थोड़ा सा अगर सपोर्ट कर दें, उसमें अपनी मेहनत से सप्लीमेंट कर दें, तो आप देखेंगे कि कहां से कहां आप पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। तो अब हम आज की क्लास से हम शुरू कर रहे हैं अगला जो यूनिट है हमारा, रोटेशन, जो कि काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा स्टूडेंट्स का कमजोर भी होता है। इन जनरल सबसे ज्यादा टफ टॉपिक अगर पूरे फिजिक्स में अगर कोई पूछे तो वो रोटेशन माना जाता है, रोटेशन होता है, ऐसा ज्यादातर बच्चों का कहना होता है, या ज्यादातर बच्चों को रोटेशन टफ लगता है। ठीक है जी। तो हम जरा इस टॉपिक को आराम से, जैसे सेंटर ऑफ मास बहुत तसल्ली से धीरे 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 मैंने पूरा कराया, वैसे ही रोटेशन आराम से धीरे धीरे हम इसको पूरा करेंगे और समझेंगे कि क्या कहानी है। ठीक है जी। तो आइए अगला जो हमारा चैप्टर है, अगला जो हमारा टॉपिक है रोटेशन, उसको शुरू करें। क्या भला है, क्या कहानी है ना भाई, इसको शुरू करें। ठीक। अच्छा जी। अगर मैं आपसे कहूं मोशन शब्द, अगर मैं बोलूं मोशन, तो उससे आपको क्या समझ में आएगा? आपको समझ में आएगा कोई चीज मूविंग है ना, कोई चीज चल रही है। ठीक है जी। और अगर इस बात को हम गहराई से सोचें, देखें, तो जो मोशन है वो फंडामेंटली दो प्रकार का हो सकता है, दो ही तरीके के मोशन हो सकते हैं। एक जिसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, दूसरा जिसको बोलते हैं रोटेशन। ठीक। तो रोटेशन चैप्टर से पहले जो भी हमने पढ़ा है, काइनेमैटिक्स, न्यूटन लॉज, वर्क एनर्जी, पावर, सेंटर ऑफ मास, उन सभी जगहों पर हम केवल एक्चुअली ट्रांसलेटरी मोशन की बात कर रहे थे। रोटेशनल मोशन की बात अब हम करेंगे, राइट है। सबसे पहले शुरुआत यहीं से करें कि हम अगर मोशन को कैटेगराइज करना चाहें, मोशन, तो मोशन को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। मोशन की दो कैटेगराइजेशन हो सकती है, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन।
ट्रांसलेशन को लूज शब्दों में स्ट्रेट लाइन मोशन भी आप कह सकते हैं। दो सारे स्ट्रेट लाइन मोशन सभी ट्रांसलेशन स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं होते हैं, पर आप लूज शब्दों में ट्रांसलेशन को स्ट्रेट लाइन मोशन भी कह सकते हैं। तो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या होगी, वो थोड़ी सी टफ है एक्चुअल डेफिनेशन समझना। ट्रांसलेटरी और रोटेटरी मोशन को डिस्टिंग्विश कैसे करें, उसकी क्या कहानी होगी। तो जो सबसे अच्छी डेफिनेशन है, जिसमें सबसे लीस्ट कंफ्यूजन है, उसको अगर मैं आपको समझाऊं तो मान लेते हैं कि कोई मूविंग बॉडी है, मान लेते हैं ये कोई ब्लॉक है, ये कोई मूविंग ब्लॉक है ऐसा। अगर मैं इस मूविंग बॉडी पर एक्स वाई जेड एक्सेस फिक्स कर दूं, है ना, तो मैं इस मूविंग बॉडी पर फिक्स कर दूं एक एक्स एक्सेस ऐसे, एक वाई एक्सेस ऐसे और एक जेड एक्सेस मान लेते हैं ऐसे। तो मैंने इस मूविंग बॉडी पर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस फिक्स कर दी। और कहीं अगर कोई स्टेशनरी एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और जेड एक्सेस हो, ठीक है जी, एक्स एक्सेस मान लेते हैं एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, और अब अगर ये मूविंग बॉडी चल रही हो और इसकी जो एक्सेस इस पर फिक्स कर रखी हैं उनको अगर हम देखें और इन स्टैंडर्ड एक्सेस से अगर कंपेयर करें, और अगर कभी भी ये जो मूविंग बॉडी है इसका एक्स एक्सेस एक्स डैश के साथ जो एंगल काटे वो एंगल अगर टाइम के साथ ना बदलता हो, वाई एक्सेस वाई डैश के साथ जो एंगल काटे वो अगर टाइम के साथ ना बदलता हो, और जेड एक्सेस जेड डैश के साथ जो एंगल बनाए वो अगर टाइम के साथ ना बदलता हो, तो ऐसा मोशन ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? अगर मैं किसी मूविंग बॉडी पर ऐसी एक्सेस फिक्स कर दूं सच दैट वो जो एक्सेस हैं वो एक्सेस स्टैंडर्ड एक्स के साथ जो एंगल बना है वो टाइम के साथ ना बदलें, तो ऐसा मोशन ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा। ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन में अगर कोई चल रहा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, तो बदलने का सवाल ही नहीं उठता एंगल का, हेंस ट्रांसलेटरी मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन तो ऑब्वियसली हो ही जाएगा। उसके अलावा भी अगर कोई मान लेते हैं सर्कुलर मोशन में चल रहा है, ऐसे कोई सर्कुलर मोशन में चल रहा है ना भाई, मान लेते हैं ब्लॉक यहाँ है और ब्लॉक सर्कुलर मोशन में चल रहा है, या ये इस प्रकार से इस तरह से सर्कुलर मोशन में चल रहा है ऐसे ऐसे, तो अगर इसी ओरिएंटेशन को मेंटेन करते हुए अगर ये सर्कुलर मोशन में चल रहा है ऐसे, इस तरह की अगर ओरिएंटेशन में है, तो क्या सर्कुलर मोशन में चलने वाला ब्लॉक भी इस तरीके से अगर चल रहा है, ये रही उसकी एक्स एक्सेस, ये रही उसकी एक्स एक्सेस, ये रही उसकी एक्स एक्सेस और ये रही उसकी एक्स एक्सेस, तो क्या आप देख रहे हैं कि वो टाइम के साथ एंगल काट नहीं रहा है। हेंस सर्कुलर मोशन करती हुई जो बॉडी है वो भी ट्रांसलेटरी का ही एक्चुअल एग्जाम्पल बनती है, ट्रांसलेटरी मोशन का ही वो एग्जाम्पल होती है। ठीक है जी, तो ट्रांसलेटरी मोशन इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है। और अगर एंगल काटे और अगर एंगल समय के साथ बदले तो ऐसा मोशन ऑब्वियसली रोटेटरी मोशन होगा, जिसमें एंगल समय के साथ बदल रहा होगा। और चूंकि एंगल समय के साथ बदल रहा होगा, हेंस रोटेशन की सारी कहानी, सारी एनालिसिस एंगल बेस्ड होगी, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट का इस्तेमाल करके एंगल, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन वगैरह वगैरह, जो हमने सर्कुलर मोशन में पहली वेरिएबल समझ लेते, उन वेरिएबल्स के थ्रू हम रोटेटरी मोशन की एनालिसिस करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना भाई? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ट्रांसलेशन के तो एग्जांपल समझाए, अब अगर रोटेटरी मोशन के एग्जांपल की बात करें, तो मान लेते हैं ये कोई रॉड हो और इस रॉड को अगर मैं इस पॉइंट पर हिंज कर दूं, और अब अगर इस रॉड को मैं ऐसे घुमा दूं, है ना, अगर मैं रॉड को हिंज कर दूं और रॉड को अगर ऐसे घुमा दूं, तो ये रॉड इस तरीके से घूमेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे घूमेगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इस एक्सिस के अबाउट ये रॉड इस तरीके से घूमेगी, है ना भाई? अब अगर रॉड के साथ आपने कोई एक्स एक्सिस फिक्स कर दी, मान लेते हैं कि आपने एक्स एक्सिस फिक्स कर दी थी इस दिशा में ऐसे, तो जैसे जैसे रॉड घूमती जाएगी, क्या एक्स एक्सिस ऐसे रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, और क्या आप किसी स्टैंडर्ड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ अगर देखें तो क्या इसकी एक्सिस एंगल काटेगी? जेड वाली एक्सिस एंगल नहीं काट रही होगी, पर बाकी एक्स और वाई काटेंगी। हेंस क्या ये रॉड रोटेटरी स्टेट में है, क्या ऐसा कहा जाएगा, है ना भाई? हेंस जब भी रोटेशन होगा तो रोटेशन हमेशा ही किसी एक्सिस के अबाउट होगा, तो जब भी रोटेशन होगा तो रोटेशन हमेशा ही किसी एक्सिस के अबाउट होगा। वो एक्सिस बॉडी से पास कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वो एक्सिस बॉडी से ही पास करे, कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? करेक्ट है। हेंस एक्सिस के अबाउट रोटेशन होता है। ये जो एक्सिस है ये खुद स्टेशनरी भी हो सकती है और चलती हुई भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पंखा घूम रहा है, तो जिस एक्सिस के अबाउट पंखा घूम रहा है वो एक्सिस फिक्स्ड है ना भाई? और दूसरा एग्जांपल हो सकता है एक बॉल है जो लुढ़कती हुई सड़क पर जा रही है या ग्राउंड पर जा रही है, लुढ़कती हुई, वो भी रोटेट कर रही है, पर जिस एक्सिस के अबाउट वो बॉल रोटेट कर रही है वो एक्सिस चल रही है। हेंस रोटेशन को भी हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस एंड रोटेशन अबाउट मूविंग एक्सिस। तो रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस को बोलते हैं फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस को बोलते हैं फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। ठीक है जी, तो एक्सिस बॉडी के अंदर हो सकती है, बॉडी के बाहर हो सकती है, पर अगर एक्सिस ना चल रही है, ना घूम रही है, ना ट्रांसलेट कर रही है, ना रोटेट कर रही है, तो ऐसा जो रोटेशन है वो फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन। और अगर रोटेशन किसी ऐसी एक्सिस के अबाउट हो रहा है जो मूविंग है ना भाई, तो मूविंग एक्सिस, तो रोटेशन अबाउट मूविंग एक्सिस, तो दिस वुड बी मूविंग एक्सिस रोटेशन, जिसके दो एग्जांपल मैंने दिए,
मूविंग एक्सिस रोटेशन। फिर से समझा दूं, 2 एग्जांपल मैंने दिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो एग्जांपल है, इस एक्सिस के अबाउट अगर मैं इस रॉड को घुमा दूं या इस स्केल को घुमा दूं तो ये किसका एग्जांपल बनेगा? फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन का एग्जांपल बनेगा, राइट? करेक्ट है। और मान लेते हैं कि एक फुटबॉल है, अगर उसको ग्राउंड पर रोल करा दो तो वो मूविंग एक्सिस रोटेशन का एग्जांपल बनेगा। या साइकिल का पहिया, साइकिल चल रही है या कार चल रही है तो कार का जो पहिया है वो रोटेट कर रहा है, पर जो एक्सिल है कार का, क्या वो भी साथ के साथ में आगे बढ़ रहा है? हेंस दैट वुड बी एन एग्जांपल ऑफ मूविंग एक्सिस रोटेशन। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ऑब्वियसली एक एक करके हम दोनों को देखेंगे। तो शुरू में दैट मींस कई सारे दिनों तक हम केवल फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन की बात करेंगे, ये इजी है समझने में। तो पहले हम फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन की बात करेंगे। फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन को ही प्योर रोटेशन भी कहा जाता है। फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन को ही प्योर रोटेशन कहा जाता है। तो जैसे ही मैं कहूं कि अ बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ प्योर रोटेशन, आपको जो समझ में आना चाहिए वो ये कि ये जिस एक्सिस के अबाउट हो रहा है वो स्टेशनरी है ना। तो प्योर रोटेशन शब्द का क्या मतलब है? रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। प्योर एक्सिस, प्योर रोटेशन मतलब रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। आर यू विद मी? तो प्योर रोटेशन इज लाइक रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। फिर मूविंग एक्सिस रोटेशन की बात करें तो मूविंग एक्सिस रोटेशन मतलब एक्सिस चल रही है, और एक्सिस अगर चल रही है तो एक्सिस ट्रांसलेट भी कर सकती है, क्योंकि चलना मोशन दो, एक्सिस मूविंग है और मोशन दो प्रकार के हो सकते हैं, ट्रांसलेशन और रोटेशन। हेंस एक्सिस ट्रांसलेट कर रही है और उसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है, या एक्सिस रोटेट कर रही है और उसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रही है। दो केसेस हो सकते हैं वहां भी, है ना भी, जो भी है। तो मूविंग एक्सिस रोटेशन अगर हो रहा है तो फिर हम इसको बोलते हैं रोलिंग। तो रोलिंग शब्द का मतलब ही है कि रोटेशन एक ऐसी एक्सिस के अबाउट हो रहा है जो कि मूव कर रही है, चल रही है, ठीक है। हेंस रोटेशन चैप्टर को मैं दो बड़े हिस्सों में रोटेशन चैप्टर को तोड़ सकता हूं। पहला हिस्सा जिसमें हम केवल प्योर रोटेशन से डील करेंगे, प्योर रोटेशन मतलब क्या है वो मैंने समझा दिया। और दूसरा हिस्सा लेटर ऑन, जब एक बार प्योर रोटेशन हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा तो फिर हम रोलिंग पर डील करेंगे। रोलिंग का मतलब है रोटेशन अबाउट एन एक्सिस विच इन इटसेल्फ इज मूविंग। मूविंग मींस इट इज ईदर ट्रांसलेटिंग और रोटेटिंग। क्या यहां तक आपको सारी कहानी का कैरिकेचर समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, समझ में आती है बात? ऐसा है। तो दो हिस्सों में तोड़ के रोटेशन चैप्टर, काफी बड़ा चैप्टर है, काफी सारे लेक्चर्स लगेंगे इसको कवर करने में, तो दो हिस्सों में तोड़ के आप इसको देखेंगे, प्योर रोटेशन और रोलिंग। ठीक है, मैं प्योर रोटेशन से अभी कहानी को शुरू कर रहा हूं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जितनी बातें मैंने करी हैं वो सब आपको समझ में आ गई। फिर से वाइंड अप कर दूं तो मैंने आपसे कहा कि मोशन दो प्रकार के हैं, ट्रांसलेशन, रोटेशन, उनके मतलब समझाए। ठीक, रोटेशन ऑब्वियसली किसी एक्सिस के अबाउट होगा हमेशा ही। वो एक्सिस का स्टेट क्या है, वो एक्सिस स्टेशनरी है या मूविंग है, उसके आधार पर हमने दो कैटेगराइजेशन कर दी रोटेशन की, प्योर रोटेशन एंड रोलिंग। प्योर रोटेशन मींस रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, रोलिंग मींस रोटेशन अबाउट अ मूविंग एक्सिस। सिंपल। ठीक है, कहानी समझ में आती है? ठीक है भाई, तो मैं प्योर रोटेशन से अब कहानी को शुरू करूंगा और लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड जब प्योर रोटेशन होता है तो क्या क्या सिचुएशंस होती हैं, क्या क्या कहानी होती है। ठीक तो प्योर रोटेशन से वी आर स्टार्टिंग, और कई लेक्चर्स तक हम केवल प्योर रोटेशन की ही बात करेंगे। प्योर रोटेशन में पक्का हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हम सेकंड पार्ट की तरफ कूच करेंगे, सेकंड पार्ट की तरफ चलेंगे। ठीक है, दिस इज हाउ वी विल गो इन दिस टॉपिक। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेंटल मैप आपके दिमाग में बने कि हम क्या कर रहे हैं और ये ओवरऑल पिक्चर में कहां फिट हो रहा है ना। सो उससे क्लैरिटी आती है, उससे समझ में आता है कि क्या चल रहा है। तो नाउ लेट अस स्टार्ट विद प्योर रोटेशन। ठीक है जी, तो प्योर रोटेशन की बात करेंगे। ठीक, अच्छा जी, इससे पहले प्योर रोटेशन में हम जाएं और रोटेशन वगैरह की हम बात करें, इससे पहले एक शब्द और हमें समझ लेना चाहिए था। एक्चुअली वहीं से शुरू करते हैं। इस रोटेशन चैप्टर का एक नाम और भी है, इसको बोलते हैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स। एक शब्द और है, उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी डायनामिक्स। रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी से क्या मतलब है? रिजिड बॉडी से क्या मतलब है? रिजिड बॉडी से मतलब है, बॉडी का मतलब ऑब्वियसली कलेक्शन ऑफ पार्टिकल, तो बॉडी शब्द का क्या मतलब? कलेक्शन ऑफ पार्टिकल। और रिजिड का क्या मतलब? रिजिड का मतलब क्या मतलब होगा? रिजिड का, आई एम वेरी रिजिड, मतलब मैं चेंजेस के लिए ओपन नहीं हूं, मतलब मैं जैसा हूं मैं वैसा रहना चाहता हूं। हेंस अगर कोई बॉडी 100% रिजिड हो गई तो आप उसकी जो शेप है उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, कुछ भी करके आप कितना भी फोर्स लगा लें, कुछ भी कर लें, उसकी जो शेप है वो चेंज नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक पत्थर इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ रिजिड बॉडी, वेयरएज एक फोम, जैसे कि ये डस्टर है, ये फोम से बना हुआ है, दिस इज
दिस इज नॉट अ रिजिड बॉडी, क्योंकि थोड़ा ही फोर्स लगाऊंगा अगर मैं तो ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, इसकी शेप चेंज हो जाएगी, ये देखो शेप चेंज हो गई, तो इट इज नॉट अ रिजिड बॉडी। वेयर एज अ स्टोन कुड बी अ गुड एग्जांपल ऑफ रिजिड बॉडी। तो व्हाट इज रिजिड बॉडी? अ रिजिड बॉडी इज समथिंग व्हिच रिटेन्स इट्स शेप, सिंपल एज दैट। रिजिड बॉडी इज समथिंग व्हिच रिटेन्स इट्स शेप। रिटेन इट्स शेप का क्या मतलब है, और अगर हम घुस जाए अंदर तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि अगर ये एक रिजिड, अगर ये एक बॉडी है, दैट मींस कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स है ना भाई, तो पार्टिकल्स के बीच का जो गैप है, पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होगा, जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग होगी और उनका जो ओरिएंटेशन होगा, अगर वो किसी भी सूरत किसी भी कंडीशन में ना बदलता हो तो ऐसी बॉडी रिजिड बॉडी कहलाएगी। समझना मेरी बात को। And solids could be a very good example of rigid bodies. Do you understand? Liquids are not example of rigid bodies, and gases का तो खैर सवाल ही नहीं उठता है. Solids could be a good example of rigid bodies. Though none of the solid is 100% rigid, क्योंकि मैं फोर्स लगाकर उसकी शेप को बदल तो सकता हूँ. एक पत्थर भी हो, अगर आप हथौड़ी से उसको उस पर ठोके तो उचट जाएगा ना, निकल जाएगा, टूट जाएगा, इज नॉट? तो 100% रिजिड तो नहीं हो सकता है कोई भी. हाँ, हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर इससे ज्यादा फोर्स ना लगाए जाए, एक पर्टिकुलर लेवल जो भी उसका ब्रेकिंग फोर्स होगा, ब्रेकिंग स्ट्रेस होगा, उससे ज्यादा अगर फोर्स ना लगाए जाए, देन दिस बॉडी कैन बी टेकन एज अ रिजिड बॉडी. हमारे लिए रिजिड बॉडी का जो मतलब है अभी हाल फिलहाल वो है कि इंटर एटॉमिक जो गैप्स हैं और जो ओरिएंटेशन है, गैप भी नहीं बदलना चाहिए और ओरिएंटेशन भी नहीं बदलना चाहिए, जैसा सॉलिड में होता है. तो सच अ बॉडी कैन बी कॉल्ड एज अ रिजिड बॉडी. मतलब सिंपल भाषा में रिजिड बॉडी वो है जिसका शेप और साइज, जिसका आकार बदला नहीं जा सकता है. तो वो उसका जो शेप और साइज है वो नहीं बदलेगा, जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना भाई. तो दैट एंटिटी इज कॉल्ड एज अ रिजिड बॉडी. ठीक. और रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडीज की बात हो रही है, तो जब मैं प्योर रोटेशन की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं प्योर रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडीज, प्योर रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडी. क्योंकि अगर आपने एक नॉन रिजिड बॉडी का रोटेशन की बात अगर करी तो जैसे ही आप उसको घुमाओगे उसकी शेप भी बदलने लगेगी, तो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बढ़ जाएगी. सोचो, है ना, कॉम्प्लेक्सिटी. सोचो एक प्लास्टिक, एक रबर जैसी कोई चीज हो जो थोड़ा फ्लेक्सिबल हो, और अगर आप उसको तेजी से घुमा दें तो क्या वो इलोंगेट हो जाएगी, खिंच जाएगी, डायमेंशंस बदल जाएंगे उसके. हेंस हम जब रोटेशन की बात करेंगे तो कितनी भी एंगुलर वेलोसिटी से हम बॉडी को घुमाएं, उसकी जो शेप है वो नहीं बदलेगी, बिकॉज इट इज रिजिड. हेंस हम रिजिड बॉडी की बात करें, हमने क्या किया, अपना पीछे छोड़ा लिया, हमने कॉम्प्लेक्सिटी से अपना पीछे छोड़ा लिया, हम आसान सिचुएशन की बात कर रहे हैं. हेंस हम रिजिड बॉडी के प्योर रोटेशन की बात कर रहे हैं. दैट मींस कुछ भी हो जाए, कितना भी टॉर्क लगा लो, कितना भी ओमेगा दे दो, कितना भी अल्फा दे दो, उसका इंटर एटॉमिक सेपरेशन, इंटर एटॉमिक स्पेसिंग वगैरह वगैरह चेंज नहीं होंगे. सच अ बॉडी इज रिजिड बॉडी. ठीक है. तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन आप लिख लेना अपनी कॉपी में, जो भी मैंने बोला है उसके अकॉर्डिंगली, जो भी आपको समझ में आया हो, ये रिजिड बॉडी होती है. और हम प्योर रोटेशन ऑफ रिजिड बॉडीज की बात कर रहे हैं. चलिए जी, आ जाते हैं अब. तो रिजिड बॉडीज हजारों करोड़ों तरह की हो सकती हैं, है ना भी. उनमें से सबसे आसान अगर बॉडी की बात करें तो सबसे आसान रिजिड बॉडी होगी जिसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ के अलग होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल अ थिन रॉड. सबसे इजीएस्ट रिजिड बॉडी कौन होगी? थिन रॉड, जिसमें मास वन डायमेंशनल है. फिर उससे कॉम्प्लिकेटेड रिजिड बॉडी कौन होगी? जो शीट जैसी हैं, जिसमें मास टू डायमेंशनल में है. और फिर उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कौन होंगी? जो थ्री डायमेंशनल, जिसमें जैसे एक पत्थर, विच इज अ थ्री डायमेंशनल बॉडी. आर यू विद मी? तो हम सबसे इजी वाली रिजिड बॉडी से शुरू करें अगर कहानी को समझने के लिए, तो सबसे इजी रिजिड बॉडी होगी अ सिंपल थिन रॉड. तो लेट अस इमेजिन एक थिन रॉड को एक फंडामेंटल एग्जाम्पल की तरह हमेशा ही हम लेंगे, क्योंकि ये सबसे आसान है, इसको इमेजिन करना बहुत ईजी है. तो एक थिन रॉड, ये एक थिन रॉड है. थिन रॉड से मेरा मतलब है इसकी जो थिकनेस है वो ना के बराबर है. तो एक थिन रॉड है, इसकी जो लेंथ है वो है L, यूनिफॉर्म रॉड है, लेंथ है L, और इसका जो मास है वो है M, ऐसा कुछ. ठीक है जी. एंड दिस इज थिन रॉड. और इस थिन रॉड को मान लेते हैं, यहां पर एक एक्सिस लिया मैंने, और इस एक्सिस के अबाउट अगर इस थिन रॉड को मैंने घुमा दिया किसी ओमेगा से. ठीक है जी. तो थिन रॉड को आपने किसी ओमेगा से घुमा दिया. ठीक है जी. मान लेते हैं कि इस थिन रॉड पर इस एक्सिस से कुछ दूर यहां पर एक पार्टिकल था P. ठीक है. मान लेते हैं P1, जिसका एक्सिस से जो गैप था वो था R1. और ऐसा ही एक पार्टिकल और था, यहां से कुछ दूरी पर एक पार्टिकल और था, ये पार्टिकल था, या दो निशान थे, कुछ भी समझ लो. ये एक दूसरा निशान आपने रॉड पर लगा दिया P2, और इसका गैप एक्सिस से जो है वो है R2. ठीक है, R2. और ये भाई साहब थे R1. ये जो भाई साहब हैं, ये भाई साहब हैं R1. और अब जरा बाकी रॉड को तो भूल जाओ, अब केवल P1 P2 को देखो और बताओ, अगर मैं रॉड को ओमेगा से घुमा दूं तो P1 P2, केवल P1 P2 को देखो, तो P1 P2 आपको क्या करते हुए नजर आएंगे? आपने रॉड को ओमेगा से घुमा दिया, P1 P2 क्या करते हुए नजर आएंगे? बताओ जरा फटाफट. P1 और P2 पार्टिकल, रॉड अभी यहां है,
फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, ऐसे रॉड तो घूमेगी पूरा। P1 P2 पर अगर अपन कंसंट्रेट करें तो P1 P2 क्या कर रहे होंगे? क्या आप समझ रहे हैं कि P1 वाला पार्टिकल R1 रेडियस के सर्किल में घूम रहा होगा ऐसे, इसको सेंटर लेते हुए, ये जो पॉइंट है इसको सेंटर लेते हुए, क्या R1 रेडियस के सर्किल में P1 वाला पार्टिकल घूम रहा होगा? अरे यार, ठीक है जी, काम चल जाएगा। R1 के रेडियस में घूम रहा होगा और P2 वाला पार्टिकल इसको सेंटर लेते हुए R2 रेडियस के सर्किल में, ऐसे R2 रेडियस के सर्किल में घूम रहा होगा। सोच के देखो, सही बात है क्या? और ये P1 P2 तो बस मैंने ऐसे ही आर्बिट्री 2 पॉइंट ले लेते हैं। हेंस इस रॉड में जो मिलियन ट्रिलियन पार्टिकल्स हैं, क्या वो मिलियन ट्रिलियन पार्टिकल्स इसी पॉइंट को, O पॉइंट को, अगर ये O पॉइंट था जहां से एक्सेस गुजर रही है, क्या O पॉइंट को सेंटर लेते हुए डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के सर्कुलर मोशन कर रहे हैं? सोच के देखो, सही बात है, करेक्ट है। हेंस अगर मैं इस रॉड को रोटेट करा दूं तो रॉड का रोटेशन, मतलब रोटेशन शब्द, मतलब प्योर रोटेशन शब्द का क्या मतलब है? प्योर रोटेशन शब्द का मतलब हो गया कि डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स, जो उस बॉडी, रिजिड बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स हैं, वो फिक्स्ड रेडियस और एक फिक्स्ड सेंटर के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो रोटेशन इज बेसिकली ए कलेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ इनफाइनाइट पार्टिकल्स। रोटेशन है क्या? रोटेशन चीज क्या है? तो रोटेशन शब्द का मतलब क्या है? तो रोटेशन शब्द का मतलब है इट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन ऑफ इनफाइनाइट पार्टिकल्स। या कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स विच आर अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन। तो इफ आई एम सेइंग अ बॉडी इज रोटेटिंग, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि बॉडी रोटेट कर रही है, मतलब इनफाइनाइट पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। क्या यहां तक हमें समझ में आ रहा है? ध्यान रखना, मैं केवल प्योर रोटेशन की बात कर रहा हूं अभी, ठीक है? केवल प्योर रोटेशन समझा रहा हूं आपको। तो प्योर रोटेशन शब्द का क्या मतलब हुआ? एक गिवन सेंटर के अबाउट डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। अच्छा जी, अब समझना मेरी बात को। अगर रॉड एक कांस्टेंट ओमेगा से घूम रही है तो क्या रॉड थोड़ी देर बाद यहां आ गई? मान लेते हैं अभी t=0 पर रॉड यहां थी और किसी t=t टाइम पर रॉड आ गई यहां, ये थी t=0 पर और ये आ गई t=t पर, है ना भाई? तो P1 वाला पार्टिकल यहां से घूमकर यहां पहुंच गया और P2 वाला पार्टिकल यहां से घूमकर यहां पहुंच गया। क्या आप देख पा रहे हैं कि P1 और P2 पार्टिकल के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है? क्या आप देख पा रहे हैं P1 और P2 के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं है, डिस्टेंस भी सेम नहीं है। जो डिस्टेंस P1 चला और जो डिस्टेंस P2 चला वो सेम नहीं है, पर क्या चीज दोनों की सेम है? जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो P1 वाला पार्टिकल जिस एंगल पर घूम गया और P2 वाला पार्टिकल जिस एंगल पर घूम गया, क्या ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं? हेंस अगर कोई बॉडी रोटेशन कर रही है तो वो सारे पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, क्या उनका सेम टाइम में सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा? बोलो, सेम टाइम में सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। और अगर सेम टाइम में सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो तो इसका ये मतलब है कि सभी पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। हेंस ऑल दी पार्टिकल्स, ये जो कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं, ये सभी पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, दे विल बी हैविंग द सेम एंगुलर वेलोसिटी। सो सेम ओमेगा एंड डेल्टा थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी सभी लोगों की सेम होगी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी सभी लोगों की सेम होगी। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? है ना? एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सभी लोगों का सेम होगा। मान लेते हैं कि अगर ये रॉड कांस्टेंट ओमेगा से नहीं घूम रही होती, रॉड पर एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता अल्फा, हो सकता था। तो अगर मान लें रॉड पर एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी होता अल्फा, ठीक है, तो वो जो पार्टिकल हैं जो सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, क्या वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाता? अगर अल्फा नहीं था तो सभी पार्टिकल का सर्कुलर मोशन कैसा होता? यूनिफॉर्म। और अगर अल्फा आ गया तो सभी पार्टिकल का सर्कुलर मोशन कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। क्या वो सभी पार्टिकल के पास अब एक एंगुलर एक्सेलरेशन भी होगा? क्या वो जो अल्फा है, क्या वो जो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, क्या वो भी सभी पार्टिकल के पास सेम होगा? हेंस क्या मैं ये कंक्लूड करूंगा कि अगर कोई बॉडी रोटेशन कर रही है तो उस बॉडी के सभी पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, हैविंग कॉमन एंगुलर वेलोसिटी, कॉमन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड कॉमन एंगुलर एक्सेलरेशन। आर यू विद मी? हेंस ओमेगा, डेल्टा थीटा, ओमेगा और अल्फा, ये तीन वेरिएबल सेम होंगे। डेल्टा थीटा, ओमेगा और अल्फा, ये तीन वेरिएबल सेम होंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर कोई बॉडी ट्रांसलेट करती, ये अगर कोई बॉडी होती और ये बॉडी अगर ट्रांसलेट करती, तो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स, इस बॉडी के अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स थे,
और अगर ये बॉडी ट्रांसलेट कर रही है विद अ वेलोसिटी v, और अगर मान लेते हैं एक्सेलरेशन भी है a, और बॉडी यहां से यहां चली गई, और बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है मान लेते हैं वो डिस्प्लेसमेंट हुआ है s, तो क्या आप समझ रहे हैं सभी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट s है, सभी पार्टिकल के पास लीनियर वेलोसिटी किसी भी गिवन समय पर v है, और सभी पार्टिकल के पास लीनियर एक्सेलरेशन a है। हेंस जैसे ट्रांसलेशन में सभी पार्टिकल के लीनियर वेरिएबल सेम होते हैं, ठीक वैसे ही रोटेशन में सभी पार्टिकल्स के एंगुलर वेरिएबल सेम होते हैं। हेंस ट्रांसलेशन अगर हो रहा है तो बॉडी के लीनियर वेरिएबल सेम होंगे। आर यू विद मी? तो ट्रांसलेशन अगर हो रहा है, ये अगर ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन अगर हो रहा है तो क्या चीज सेम होगी? सेम लीनियर वेरिएबल्स, सारे लीनियर वेरिएबल सेम होंगे। लीनियर वेरिएबल से मेरा क्या मतलब है? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन। और अगर रोटेटरी मोशन हो रहा है तो क्या चीज सेम होगी? एंगुलर वेरिएबल सेम होंगे। उससे मेरा क्या मतलब है? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या हम यहां तक पचा पा रहे हैं? और मैंने अब आपको दोनों को कोरिलेट भी करा दिया, ठीक है। हेंस रोटेशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन सभी लोगों का सेम होगा। तो कुछ थोड़ी सी राहत आई, नहीं तो इनफाइनाइट पार्टिकल के सर्कुलर मोशन थे भाई, कंपाइल कैसे करते, कैसे कंपाइल करते हैं इनफाइनाइट पार्टिकल के इनफाइनाइट सर्कुलर मोशन? हम तो एक सर्कुलर मोशन से दुखी थे, हमको तो जैसे तैसे सर्कुलर मोशन समझ में आया था, और अब तो आपने इनफाइनाइट सर्कुलर मोशंस की बात कर रहे हो, तो थोड़ी सी राहत है। क्या राहत है? और वो राहत ये है कि सबका ओमेगा, अल्फा और डेल्टा थीटा सेम है, ठीक है। समझ में आती है बात? ऐसे धीरे 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 बढ़ना है हमें बहुत क्लैरिटी के साथ। और हम चूंकि पीछे काफी चीजें पढ़ चुके हैं, जो हम पढ़ चुके हैं उससे हम कोरिलेट भी करते जाएंगे, ताकि हमको दोनों चीजें क्लैरिटी से दिमाग में बैठती चली जाएं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई बात? ऐसा है। तो क्या चीज सेम है रोटेशन में? एंगुलर वेरिएबल सेम है। रोटेशन में ऑल एंगुलर वेरिएबल्स आर सेम, है ना। एंगुलर वेरिएबल्स आर सेम। जैसे ट्रांसलेशन में लीनियर वेरिएबल सेम है, ऐसे यहां पर एंगुलर वेरिएबल सेम होंगे, ठीक है। करेक्ट है। तो एंगुलर वेरिएबल सेम होंगे पर लीनियर वेरिएबल सेम नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पार्टिकल जो P1 है, इस इंस्टेंट पर पार्टिकल P1 के पास क्या वेलोसिटी होती, अगर मैं आपसे पूछता तो पार्टिकल P1 के पास वेलोसिटी इस दिशा में होती, मान लेते हैं V1, और पार्टिकल P2 के पास वेलोसिटी इस दिशा में होती, मान लेते हैं V2। बता सकते हो V1 और V2 की क्या वैल्यू होती? V1 और V2 की क्या वैल्यू होती? क्या V1 को लिखते V1 इज इक्वल टू R1 ओमेगा, और क्या आप V2 को लिखते V2 इज इक्वल टू R2 ओमेगा? बोलो, क्या V1 और V2 आपस में बराबर नहीं होते? क्या V2 की वैल्यू ज्यादा होती V1 से? ऑब्वियसली जितना एक्सिस से आप दूर जाते जाएंगे, क्या उतनी लीनियर वेलोसिटी ज्यादा होगी पार्टिकल्स की? ऑब्वियसली जितना एक्सिस से दूर जाते जाएंगे उतनी लीनियर वेलोसिटी पार्टिकल की ज्यादा होगी। जैसे इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, एक फैन है, सीलिंग फैन है जो घूम रहा है ना, ये फैन है, ये घूम रहा है ऐसे ऐसे, है ना। क्या आप अपनी फिंगर मजे से इस एक्सिस पर टिका सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। पर क्या ऐसा ही काम आप यहां भी कर सकते हैं? नहीं, उंगली कट जाएगी। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि ये जो ब्लेड है उसका जो एक्सट्रीम एज है, इसके पास तो बहुत ज्यादा वेलोसिटी है, राइट। वेयरएस ये जो एक्सिस है इसके पास तो वेलोसिटी नहीं है, ना के बराबर वेलोसिटी है। हेंस यहां टच करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहां टच करोगे अगर, तो वो जो मोमेंटम है ब्लेड का वो आपकी उंगली को काट देगा। हेंस जितने हम दूर जाएंगे एक्सिस से उतना वेलोसिटी पार्टिकल्स के पास ज्यादा होगा, है ना। और जितने हम करीब जाएंगे एक्सिस से उतना लीनियर की बात कर रहा हूं मैं, उतना लीनियर वेलोसिटी कम होगा। ठीक एक्सिस पर ही आ जाए, ठीक एक्सिस की वेलोसिटी पूछ लेता मैं तो वो तो जीरो है, एक्सिस तो रुकी हुई है ना। हेंस लीनियर वेरिएबल अलग अलग लोगों के अलग अलग है, लीनियर वेरिएबल्स अलग अलग लोगों के अलग अलग है। सिमिलरली लीनियर एक्सेलरेशन, मान लेते हैं कि अगर केवल ओमेगा होता तो फिर इस P1 पॉइंट के पास एक्सेलरेशन केवल सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता, R1 ओमेगा स्क्वायर, इसके पास एक्सेलरेशन केवल सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता R2 ओमेगा स्क्वायर। वो अलग अलग होते, बिल्कुल अलग अलग होते। अब मान लें अगर अल्फा भी है, सपोज ओमेगा भी है, अल्फा भी है, तो इस पार्टिकल के पास दो दो एक्सेलरेशन होते, एक टुवर्ड्स द सेंटर और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में। ऐसे इसके पास भी दो दो एक्सेलरेशन होते हैं, एक टुवर्ड्स द सेंटर और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में। उनका जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन बनता क्या? वो भी अलग अलग पॉइंट का अलग अलग होता है। हेंस लीनियर वेरिएबल्स सबके अलग अलग होंगे। रोटेशन में लीनियर वेरिएबल्स अलग अलग होंगे, और जो एंगुलर वेरिएबल्स हैं वो एंगुलर वेरिएबल्स सेम होंगे। क्या हम यहां तक बात को समझ पा रहे हैं, बात को पचा पा रहे हैं? ठीक है, करेक्ट है। चलिए जी, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इतना आपको समझ में आ गया है, और इसके थ्रू अब हम और आगे की चीजों को देखते हैं। तो मैं बोर्ड को क्लीन कर रहा हूं। अब मैं लेट अस इमेजिन, फिर से बनाऊंगा इसको। अब मैं बात करता हूं, मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, उसको ध्यान से समझना। फिर मैं उसी फंडामेंटल एग्जांपल पर ही आ रहा हूं, क्योंकि ये सबसे आसान है, पहले ही क्लियर कर दिया मैंने।
और इस एक्सिस के अबाउट मान लेते हैं कि ये रॉड घूम रही है किसी ओमेगा से, और मान लेते हैं इसके पास कोई एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा भी है, और मान लेते हैं कि हम सिंबॉलिकली जिन पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं वो एक्सिस से R1 और R2 दूरी पर हैं, P1 और P2 पार्टिकल्स। दिस इज P1 एंड दिस इज P2। ठीक है, और अब तक मैंने आपसे जो कह दिया वो ये कि P1 भाई साहब के पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वो है इस समय R1 ओमेगा, और P2 भाई साहब के पास जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वो है R2 ओमेगा। ये आपको समझ में आ गया है? ठीक। और अगर अल्फा भी है, और अगर मैं P1 P2 के एक्सेलरेशंस की बात करूं तो P1 भाई साहब के पास दो एक्सेलरेशन है, एक तो टुवर्ड्स दी सेंटर एक्सेलरेशन है और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, क्योंकि अगर अल्फा है तो फिर सभी पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे होंगे। ये जो टुवर्ड्स दी सेंटर एक्सेलरेशन है ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, कितना इसका वैल्यू कितना है, R1 ओमेगा स्क्वायर है। ये जो एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू है R1 ओमेगा स्क्वायर, है ना, और ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू है कितनी, R1 अल्फा। और ऐसे ही जो P2 पार्टिकल है, इस P2 पार्टिकल के पास भी टुवर्ड्स दी सेंटर एक एक्सेलरेशन है और टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन है। ये जो टुवर्ड्स दी सेंटर एक्सेलरेशन है, ये वाला एक्सेलरेशन ये कितना है, ये है R2 ओमेगा स्क्वायर, R ओमेगा स्क्वायर, और ये जो एक्सेलरेशन ये कितना है, ये है R2 अल्फा। ठीक है, इसको भी मैं व्हाइट से लिख देता हूं, दिख नहीं रहा होगा शायद ठीक से। तो ये है R1 अल्फा, ठीक है ना, और ऐसा ही ये है R1 ओमेगा स्क्वायर। उम्मीद कर रहा हूं कि इतना आपको अब तक समझ में आ गया है। ठीक, और इस तरह से ये तो मैंने दो पार्टिकल की बात करी, ऐसे इनफाइनाइट पार्टिकल्स हैं। ठीक है जी, चलो ठीक है, समझ में आती बात। लेट अस इमेजिन, कोई मुझसे पूछता है कि भाई इस रोटेटिंग रॉड की, रॉड रोटेशन कर रही है, प्योर रोटेशन, इस रोटेटिंग रॉड की काइनेटिक एनर्जी बताओ। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, है ना, इस रोटेटिंग रॉड की काइनेटिक एनर्जी बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी बताओ मतलब क्या, मतलब डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो निकालो, सबको जोड़ दो, ये तो करोगे। मैं अगर आपसे पूछूं तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो तुम क्या करोगे, अपनी सारी जेबें तलाशोगे, टटोलोगे, सब जेबों से निकाल के पैसे यहाँ रख दोगे, गिन लोगे, दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी दैट यू हैव, दैट्स व्हाट इट मींस, है ना। हेंस अगर मैं पूछूं कि रॉड की काइनेटिक एनर्जी बताओ भाई, तो आप क्या करोगे, आप डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी निकाल के जोड़ दोगे। तो मान लेते हैं जो P1 पार्टिकल है जो R1 दूरी पर है, मान लेते हैं इसका मास है M1 मान लेते हैं, और P2 वाले जो भाई साहब है इनका मास है M2 मान लेते हैं। तो P1 वाले पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी, तो P1 वाले पार्टिकल के पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ M, M मतलब M1, हाफ M1, और V का स्क्वायर मतलब R1 ओमेगा का स्क्वायर, R1 ओमेगा का स्क्वायर। आर यू विद मी? ये मैंने किसकी काइनेटिक एनर्जी लिखी, P1 वाले पार्टिकल की। और ऐसे ही सभी पार्टिकल की अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिख के, और काइनेटिक एनर्जी तो स्केलर है तो डायरेक्शन का तो कोई लफड़ा ही नहीं है, सबको जोड़ दूं अगर, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा टोटल रॉड की काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग रॉड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड। आर यू विद मी? हेंस समेशन ऑफ M1 R1 ओमेगा स्क्वायर अगर अपन करें तो हमें काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड मिलेगी, जिसमें से ओमेगा तो सबके लिए सेम है, इसके लिए भी वही ओमेगा है, इसके लिए भी वही ओमेगा है। हेंस ये ओमेगा का जो स्क्वायर है, क्या ये बाहर आ सकता है, क्या ये हाफ का टर्म भी बाहर आ सकता है, और समेशन किसका रह जाएगा, M1 R1 का स्क्वायर। हेंस हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज लाइक हाफ ओमेगा का स्क्वायर एंड समेशन ऑफ M1 R1 स्क्वायर। तो हमको एक क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी कि सभी पार्टिकल्स का M1 इंटू R1 स्क्वायर का समेशन, इससे मिलती जुलती क्वांटिटी सेंटर ऑफ मास में देखी थी, समेशन ऑफ M1 R1, पर ये समेशन M1 R1 नहीं है, ये है समेशन ऑफ M1 R1 का स्क्वायर। तो डिफरेंट पार्टिकल्स का समेशन ऑफ M1 R1 का स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे, तो फिर मुझे काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। क्या मेरी बात समझ पा रहा है? तो मुझे पता चलेगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो मुझे मिलेगी कि काइनेटिक एनर्जी, बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी क्या है। चलो जी, एक चीज हो गई, तो ये नई सी चीज हमारे सामने आई। ये जो नई सी चीज हमारे सामने आई है, पहले इसको सुलझाना पड़ेगा, तब आगे बात बन सकती है ना भाई। हेंस इसको पहले डिफाइन करना पड़ेगा। ये जो चीज है, इसी चीज को हम डिफाइन करते हैं एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, जिसका सिंबल है आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एक नई फिजिकल क्वांटिटी आपके सामने आ रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसका सिंबल हम लेते हैं आई। हेंस आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम, आई E को मैं डिफाइन कर दूं अगर, समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर, आई को डिफाइन कर दूं एज समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर। हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर एनी सिस्टम, इफ इट इज डिफाइंड एज समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर, वेयर व्हाट इज आर, आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द पार्टिकल जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे चाहिए। हेंस आई इज इक्वल टू समेशन एम आर स्क्वायर अगर मैं कर दूं, तो फिर अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी को हम बहुत आसान भाषा में लिख सकते हैं, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर,
हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। हेंस अगर एक रॉड रोटेट कर रही है तो उस रोटेटिंग रॉड की जो काइनेटिक एनर्जी है दैट कैन बी रिटन एज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और एक नई क्वांटिटी हमारे सामने आ रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसको समेशन एम आर स्क्वायर से डिफाइन किया गया है। इस पर थोड़ी सी बात करें। सबसे पहले तो ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरोसिटी, अगर मैं ये तो ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रॉड आ गई, इसको क्या मैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोल सकता हूं, क्योंकि रॉड तो रोटेट कर रही है। बोलो, बोल सकता हूं ना रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। हेंस हमने जो अभी निकाल लिया है, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। बोलो, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन एज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ठीक है। अच्छा, हम पहले से ही जानते हैं कि अगर कोई बॉडी ट्रांसलेट कर रही होती तो उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv स्क्वायर, उसको अब हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर बोलें, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी अगर हम उसको बोलें, तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर। एंड जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, इफ आई जस्ट कंपेयर बोथ ऑफ देम, जस्ट कंपेयर, तो मुझे जो बड़ी मजेदार एक चीज दिखाई दे रही है, मुझे दिखाई दे रहा है कि जहां लीनियर वेलोसिटी है v, उसकी जगह पर आ गया एंगुलर वेलोसिटी। मतलब जो रोल v प्ले कर रहा है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी में, वही रोल ओमेगा प्ले कर रहा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। समझ में भी आती है बात, क्योंकि उधर ट्रांसलेशनल वेलोसिटी, इधर एंगुलर वेलोसिटी, एक जैसी चीजें हैं। और ऐसा ही जो रोल m प्ले कर रहा है ट्रांसलेशनल मोशन में, जो m प्ले कर रहा है, वही रोल रोटेशनल मोशन में i प्ले कर रहा है। ऐसा कह सकते हैं क्या? तो जो m का स्टेटस है, जो m का रोल है ट्रांसलेशन में, वही i का रोल है रोटेशन में। क्या हम कंपेयर करके ऐसा कह सकते हैं? फिजिक्स बहुत मजेदार है, हम कंपेयर करके नई नई चीजें खोज सकते हैं। हेंस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम समझना चाह रहे हैं, ये क्या बला है, और इसको समझने के लिए हमने अगर ट्रांसलेशन से इसका कंपैरिजन करें तो एक बड़ी मजेदार चीज हमें दिखाई दे रही है कि जो मास का काम है या उसका जो भी स्टेटस है ट्रांसलेशन में, वही काम, वही स्टेटस रोटेशन में आई का है। अच्छा, क्या मास को हम इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशन भी बोलते हैं? मास होता क्या है? मास है क्या? इट इज बेसिकली मेजर ऑफ इनर्शिया। मास है क्या? इट इज मेजर ऑफ इनर्शिया। हेंस मैं एक शब्द बोल सकता हूं आपसे, ट्रांसलेशनल इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, ट्रांसलेशनल इनर्शिया ऑफ अ बॉडी विच इज मास। तो मास इज बेसिकली ट्रांसलेशनल इनर्शिया। ठीक उसी प्रकार से रोटेशनल इनर्शिया इज आई। तो रोटेशनल इनर्शिया इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। हेंस आई का नामकरण कर रहे हैं हम, तो आई का एक नामकरण मैंने किया रोटेशनल इनर्शिया। रोटेशनल इनर्शिया। इनर्शिया तो समझते ही हो तुम, है ना? इनर्शिया मतलब चला, अगर आप किसी चीज को कोशिश करोगे चलाने की, तो वो जो आपको अपोज करेगा, वो जो टेंडेंसी होगी, दैट इज इनर्शिया, है ना? तो रोटेशनल इनर्शिया आई है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मास को मैंने अभी नाम दिया क्या? ट्रांसलेशनल इनर्शिया। ट्रांसलेशनल इनर्शिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई बॉडी है और मैं इस बॉडी पर फोर्स लगाता हूं, इस बॉडी पर फोर्स लगाता हूं, राइट? कोई बॉडी है और मैं इस बॉडी पर फोर्स लगाता हूं, तो ये बॉडी किस एक्सेलरेशन से चलेगी, दैट विल डिपेंड अपॉन इट्स इनर्शिया। इसका इनर्शिया जितना ज्यादा होगा उतना कम तेज चलेगी, मतलब कम एक्सेलरेशन से चलेगी। जितना इसका इनर्शिया कम होगा उतने तेज एक्सेलरेशन से चलेगी। यही बात तो कह रहा है ना F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू ma जो स्टेटमेंट है वो यही तो कह रहा है। F इज इक्वल टू ma जो स्टेटमेंट है वो यही तो कह रहा है हमसे, है ना? हेंस मास ट्रांसलेशनल इनर्शिया है। इसको आप ऐसा समझें कि इफ द सेम फोर्स इज अप्लाइड टू टू बॉडीज हैविंग डिफरेंट inertia of mass, then the one which is having less inertia of mass will be having larger acceleration. That means it would be easier for you to move the body which is having less inertia, and it would be difficult for you to move a body which is having more inertia, है ना? Hence inertia को हम ऐसा कह सकते हैं कि it is basically resistance to motion, opposition to motion। ऐसा रफली हम अपने दिमाग में रख सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से रोटेशन में opposition to motion is rotational inertia which is I, which is also called as moment of inertia। इसका कुल इतना मतलब हुआ कि जिस बॉडी का moment of inertia ज्यादा है उसको चलाने के लिए आपको ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे, जिस बॉडी का moment of inertia कम है उसको चलाने के लिए आपको कम एफर्ट लगाने पड़ेंगे। सिंपल एज दैट। जिसका moment of inertia ज्यादा है, you need to have more effort to move that body, to rotate that। move that body का मतलब क्या हुआ? rotate that body। जिसका moment of inertia ज्यादा है उसके पास ज्यादा इनर्शिया है, हेंस रोटेशनल इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो इनर्शिया शब्द है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो इनर्शिया शब्द है वो मैंने आपको समझाया।
मोमेंट ऑफ इनर्शिया में जो इनर्शिया शब्द है उसका क्या मतलब है उसको मैंने समझाया। अभी मैंने आधा काम किया है, अब मैं जो मोमेंट शब्द है वो समझाऊंगा। ठीक है, अभी तक आपने मोमेंट शब्द एनकाउंटर नहीं किया है। मोमेंट जो शब्द होता है, मोमेंट मोमेंट शब्द का मतलब ही होता है एंगुलर पार्ट, रोटेटरी पार्ट। मोमेंट शब्द का मतलब ही है रोटेटरी पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल एक शब्द होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब फोर्स का रोटेटरी पार्ट। मोमेंट ऑफ फोर्स मतलब फोर्स का रोटेटरी पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं कि ऐसा कोई स्केल है सपोज, है ना, और इस स्केल को मैंने हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस ग्राउंड पर रख दिया है। ठीक है, अच्छा जी, अब अपन दो बार एक्सपेरिमेंट करते हैं। दो बार एक्सपेरिमेंट करते हैं। ये दो आइडेंटिकल स्केल्स हैं, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखे हुए हैं। एक बार मैं इस स्केल पर फोर्स लगाता हूं ठीक इसके सेंटर पर ऐसा, और दूसरी बार मैं इस पर फोर्स लगाता हूं एज पर। क्या आप बता सकते हो कि क्या आउटकम होगा, एक्सपेरिमेंट का आउटकम क्या होगा? एक बार मैंने फोर्स लगाया ठीक सेंटर पर और दूसरी बार मैंने फोर्स लगाया ठीक एज पर, क्या होगा बता सकते हो क्या? अगर आपने ठीक सेंटर पर फोर्स लगाया है तो ये स्केल केवल ट्रांसलेट करेगा, जबकि अगर आपने यहां फोर्स लगाया है, एज पर फोर्स लगाया है, तो ये स्केल ट्रांसलेट तो करेगा ही, इसका सेंटर ऑफ मास तो मूव करेगा ही, साथ के साथ में सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा भी। हेंस फर्स्ट एग्जांपल में फोर्स का कोई रोटेटरी इफेक्ट नहीं है। फर्स्ट एग्जांपल में इस फोर्स का कोई रोटेटरी इफेक्ट नहीं है, वेयर सेकंड एग्जांपल में इस फोर्स का एक रोटेटरी इफेक्ट है। वो जो रोटेटरी इफेक्ट है फोर्स का उसको हम बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। हेंस फर्स्ट एग्जांपल में इस फोर्स का कोई मोमेंट नहीं है, जबकि सेकंड एग्जांपल में इस फोर्स का एक मोमेंट है। उसी मोमेंट ऑफ फोर्स को हम बोलते हैं टॉर्क। तो एक शब्द है टॉर्क विच इज बेसिकली मोमेंट ऑफ फोर्स, विच इज बेसिकली द रोटेशनल पार्ट ऑफ फोर्स। फोर्स का वो हिस्सा जो रोटेशन कराता है, फोर्स का वो हिस्सा जो रोटेशन कराता है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एक फ्री बॉडी हमेशा ही अपने सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सेस के अबाउट रोटेट करती है। क्यों करती है वील सी लेटर। पर एक फ्री बॉडी अगर हिंज नहीं है तो वो हमेशा सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सेस के अबाउट रोटेट करती है। हेंस अगर आपने फोर्स यहां लगा दिया तो ये फोर्स ठीक इस एक्सेस से पास हो रहा है, जबकि अगर आपने फोर्स यहां लगाया तो फोर्स एक्सेस से इतने फलाने डिस्टेंस पर पास हो रहा है। एक बात मुझे समझ में आ रही है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस अगर जीरो कर दो तो मोमेंट ऑफ फोर्स जीरो हो जा रहा है। इसका मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स कहीं ना कहीं फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस के प्रोडक्ट से आ रहा है। बस इतना समझ में आ जाए, हमें तो समझ में आ जाए कोई बात, हम तो फटाफट से कुछ ना कुछ कर लेते हैं। हेंस टॉर्क which is basically the moment of force can be defined as r cross f, where r is the position vector of point of application of force। जरा चेक करो r cross f। इस एग्जांपल में देखो r को कहां से मेजर करोगे, यहां से। जैसे फॉर एग्जांपल ये हो जाएगा r, ये हो जाएगा r। हेंस के सेकंड एग्जांपल में r cross f की फाइनाइट वैल्यू आएगी, जबकि फर्स्ट एग्जांपल में r cross f जीरो होगा क्योंकि r ही जीरो है। Hence this torque या torque acting on a body which is rotatory part of a force is defined as r cross f। This is torque। घबराना नहीं, ये सब चीजें धीरे 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 बार बार आएंगी हमारे सामने और हमें सब याद हो जाएगा, बिल्कुल मत घबराना। अभी तो मैं केवल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं रोटेशन, है ना। तो टॉर्क विच इज r क्रॉस f इज रोटेटरी पार्ट ऑफ फोर्स। तो इसी टॉर्क को हम एक और नाम भी देते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। हेंस मोमेंट शब्द क्या बता रहा है, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मोमेंट शब्द बता रहा है द काउंटर रोटेटरी पार्ट। तो मोमेंट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड एज टॉर्क। ठीक है, हेंस फोर्स का एक रोटेटरी पार्ट है जिसको बोलते हैं टॉर्क। बिल्कुल इसी प्रकार से जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम m इंटू वी, मोमेंटम, उसका भी एक रोटेटरी पार्ट होता है जिसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम, जिसका सिंबल होता है L, है ना। तो अभी मैं केवल फॉर्मूले लिख रहा हूं, आप बिल्कुल घबराए नहीं, बस फॉर्मूलों को समझ लें। हेंस अगर किसी के पास लीनियर मोमेंटम है P, तो उसके पास किसी एक्सेस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम भी हो सकता है, विच इज डिफाइंड एज r क्रॉस p। तो this L is angular momentum, this is angular momentum, angular momentum which is defined as r cross p। केवल डेफिनेशंस की तरह लो, घबराना नहीं बिल्कुल भी। ये सब एक एक चीजों पर कई क्लासेस पर मैं बात करूंगा आपसे, तो ऐसा मत समझना कि आज तो सर ने जाने जाने क्या क्या पढ़ा दिया, खत्म ही कर दिया रोटेशन एक क्लास में। ऐसा नहीं है, है ना। मैं केवल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ चीजों को और फिर धीरे धीरे हम बचाएंगे, है ना। हम एनाकोंडा जैसे हैं, ठीक है। तो आज हम एक बड़ा हिरन खा ले रहे हैं और फिर धीरे धीरे आराम से तसल्ली से उसको आराम से पचाएंगे। पर एक बार अगर हम एक बड़ी पिक्चर देख लेते हैं तो फिर जैसा कि मैंने शुरू में कहा, हमको ये क्लैरिटी रहती है कि ये जो अभी चल रहा है ये कहाँ फिट इन हो रहा है। तो हमको एक ओवरऑल जो पिक्चर है वो दिखती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ गेटिंग क्लैरिटी। तो ये जो एंगुलर मोमेंटम है विच इज डिफाइंड एज r क्रॉस p, विच इज लीनियर मोमेंटम का एंगुलर वाला पार्ट, इसको इसी भाषा में
बोलते हैं मोमेंट ऑफ मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट कितना मजेदार शब्द है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। समझे? तो मोमेंट शब्द का क्या मतलब है, मोमेंट शब्द का क्या मतलब है, उसका सौतेला रोटेशनल वाला भाई। तो फोर्स का रोटेशनल भाई कौन है, टॉर्क। लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल वाला भाई कौन है, एंगुलर मोमेंटम। ठीक उसी प्रकार से मास का सौतेला भाई कौन है, आई। हेंस आई इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई इज कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो जो मोमेंट शब्द है वो कहां से आ गया है, वो रोटेशनल बात को कन्वे करने के लिए आ गया है। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब क्या हो गया, रोटेशनल इनर्शिया। ये जो मैंने लिखा था अभी रोटेशनल इनर्शिया, यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। रोटेशनल शब्द को रोटेशनल ना बोल के मोमेंट बोल दो। मोमेंट का मतलब है काउंटर रोटेटरी पार्ट, जैसे मोमेंट ऑफ फोर्स which is torque, moment of momentum which is angular momentum, moment of inertia which is I. Simple as that. क्या हम यहां तक समझ पा रहे हैं, पचा पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? ठीक है जी, ऐसा है। चलिए जी, आज की क्लास अपन यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से, आदत से मजबूर हूं, फिर से इन सब चीजों पर बात करूंगा, और फिर दोबारा और फिर दोबारा और फिर दोबारा और फिर दोबारा। तब तक मैं आपको बैंग ऑन करता रहूंगा, जब तक आपके भेजे के अंदर घुस नहीं जाता है प्रॉपर तरीके से, जब तक इतनी क्लैरिटी नहीं आ जाती है कि कोई आप सो रहे हो गहरी नींद में, कोई आपको उठाए और पूछे कि भाई टॉर्क बताओ, फलाना बताओ, ठिकाना बताओ, आप विदाउट थिंकिंग जवाब दे दें। विदाउट थिंकिंग जो जवाब होते हैं वो क्लैरिटी से आते हैं। एक बहुत अजीब बात है, हम थिंकिंग को ही बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, पर हमें जहां पहुंचना है वो एक ऐसी जगह है जहां बिना सोचे हम जवाब दे सकते हैं, है ना। मतलब आपका थॉट प्रोसेस इतना फास्ट हो गया है कि अब आपका कॉन्शियस ब्रेन सोच भी नहीं रहा है, आपका अनकॉन्शियस ब्रेन सोच के फटाक से जवाब दे दे रहा है, जो कि हाईएस्ट पावर ऑफ ब्रेन होती है। ब्रेन की जो सबसे खतरनाक शक्ति है वो उसके सबकॉन्शियस में छुपी होती है। पर 99.9999% लोग केवल अपना ऊपर का जो हिस्सा है, जिसको अपन रैम कह सकते हैं, है ना भाई, बस वहीं तक ही जीते हैं। जो रोम है अंदर में, जो गहरी मेमोरी है, जो मेंटल पावर्स है, वहां तक ज्यादातर लोग पहुंच नहीं पाते, क्योंकि उतनी मेहनत नहीं करते हैं, है ना, उतनी मेहनत ही नहीं करते हैं। आपके मोबाइल में आपके पास सेव करने को कुछ है ही नहीं, तो फिर जो जो सेकेंडरी मेमोरी है वो क्यों आएगी? आपका काम सारा रैम से ही चल रहा है, तो फिर काय को रोम पिक्चर में आएगा? इज इट नॉट? हेंस जब तक आप उतनी मेहनत नहीं करेंगे कि आपकी रैम, आपका जो फ्रंट पार्ट है मेमोरी का, आपका जो कॉन्शियस पार्ट है मेमोरी का, या जो ब्रेन का कॉन्शियस पार्ट है, वो पूरी तरह से जब तक एग्जॉस्ट नहीं हो जाएगा, तब तक वो जो हिडन वाला पार्ट है वो कभी हमारे सामने नहीं आएगा, है ना भाई। तो जिनको हम जीनियस बोलते हैं, जो ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट होते हैं, जीनियस होते हैं, उनकी 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 ताकत पता है क्या है? उनकी ताकत उनका इंट्यूशन है। उनकी ताकत उनका इंट्यूशन। उनका इंट्यूशन खतरनाक होता है, गजब होता है। और इंट्यूशन तुक्केबाजी नहीं होती है, इंट्यूशन इतना खतरनाक होता है उनका कि वो जो बात कह देते हैं बिना प्रूफ करे, बिना प्रूफ करे, वो बात पत्थर की लकीर होती है, उसको कोई डिगा नहीं सकता है। आइंस्टीन ने एनर्जी मास कन्वर्जन्स किए, आइंस्टीन ने एनर्जी मास का रिलेशनशिप लिखा, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बात हो गई खत्म, है ना। आइंस्टीन ने एक चीज को उसको समझ में आ गई, उसको इंट्यूटिवली समझ में आ गई कि स्पीड ऑफ लाइट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और स्पीड ऑफ लाइट को यूनिवर्सल कांस्टेंट लेते हुए उसने ई इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर का एक्सप्रेशन दे दिया, और हो गई बात खत्म। आइंस्टीन ने उसको कोई भी एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई भी नहीं किया खुद, है ना। दूसरे लोग करेंगे, छोटे बच्चे करेंगे ये काम, अपन ने तो लिख के चले गए, छोटे बच्चे करेंगे वेरीफाई, अपने को कोई मतलब नहीं है ना। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पर बात करी। मैक्सवेल ने कहा कि अगर कोई एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल चलेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलेंगी, बात हो गई खत्म। कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। लेटर ऑन बाकी हर्ट्जबर्ग, बाकी दूसरे लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके कहा हाँ हाँ जो मैक्सवेल ने कहा था वो सच था। तो इस तरह के जो ग्रेट लोग इतने, तो ये कुछ बातें कह जाते हैं और पीछे से सदियों बाद लोग ये पाते हैं कि वो जो कहा गया था वो सच था, है ना। पर ये ऐसा तब होता है जब आपने बहुत ज्यादा मेहनत करके अपने आप को उस चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। यही मैं आपसे चाहता हूं बस, और कुछ भी नहीं। आईटी में भी सिलेक्शन होने के लिए, एक अच्छी रैंक लाने के लिए, वो मेंटल पावर्स तक पहुंचना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपने उतनी रिगरस मेहनत अगर कर ली है, अपने आप को उतना निचोड़ दिया है, तो आप जरूर उस जगह तक पहुंचेंगे। और मैं ईश्वर से दुआ करूंगा कि आप पहुंचे वहां तक, सो दैट आपको वो जो अमृत का सोर्स है ना, वो मिले, है ना। और वही इस प्रिपरेशन का सबसे खूबसूरत बात है, सबसे जो ब्यूटीफुल पार्ट है इस प्रिपरेशन का, वो ये है कि ये बच्चे को इतनी गहराई में ले जाता है, दिमाग के इतनी गहराई में ले जाता है कि जो स्टूडेंट है वो वहां तक पहुंच जाता है, जो कि अल्टीमेट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, वहां तक पहुंच जाता है। और फिर ऐसा होने की वजह से उसको बहुत ज्यादा मजा आता है ना, बहुत ज्यादा मजा आता है। चलिए जी, खैर नेक्स्ट क्लास में हम आगे की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।